बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जैस्मिन एंड वेलकम टू द पल्स। कहते हैं बी वेयर ऑफ द आईडीज ऑफ मार्च, और सही कहते हैं। अगर एक नजर डाली जाए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में तो मार्च पाकिस्तान की सियासत के लिए और पाकिस्तान के तमाम तर मामलात के लिए एक अहम महीना साबित होता है। इसको आप अगर माजी के नजर में देखें, उस पर तज्जिया करें तो भी ये बात साबित होती है, और अगर हाल और मुस्तकबिल में भी देखें तो मार्च का महीना हमेशा उतार चढ़ाव का महीना रहा है, और हिस्टोरिकल इवेंट्स नो डाउट मार्क दिस। अमजद वराइद साहब के इस कॉलम ने बड़ी आंखें खोली मेरी जब मैंने इसको डेली टाइम्स में पढ़ा, और बड़े हैरान कुछ इंकशाफात किए गए। अनदर इवेंटफुल मार्च अफुट, ये बात बिल्कुल सही है। लाहौर रेजोल्यूशन मार्च 1940 में पास की गई, विच इवेंचुअली लेड टू द फॉर्मेशन एंड क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हमारा मुल्क है, 1947 अगस्त में। हर साल मार्च जो है वो सक्सेसेस भी लाता है और फेलियर्स भी लाता है नेशनल हिस्ट्री में, और इनका एक लंबा चौड़ा इंपैक्ट होता है पाकिस्तान में। इस साल मार्च में अगर आप देखें तो लॉयर्स की लॉन्ग मार्च एक ऐसा मूवमेंट बनी जो कि 2007 से शुरू हुई, और 2 साल की लंबी और तवील जद्दोजहद के बाद अपने मुकाम पर पहुंची। रीइंस्टेटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये एक बहुत बड़ी बात है, और ये भी मार्च के महीने में हुआ। सेनेट के इलेक्शंस भी मार्च के महीने में हुआ। ये तमाम इश्यूज तो रिजॉल्व हो गए, लेकिन अभी बहुत सारे सियासत के उतार चढ़ाव रहते हैं। हमने मार्च के महीने में बहुत सारे ऐसे वाकयात हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में हमने देखने को मिलते हैं जिन पे अगर नजर डाली जाए तो कहा यह जा सकता है कि सियासतदान शायद बहुत कुछ सीख चुके होंगे, लेकिन कभी अगर गौर किया जाए और आए दिन के प्रोग्राम्स जब हम करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शायद हमने कुछ भी नहीं सीखा। मार्च 1947 एक अनप्लेजेंट मंथ था फॉर पंजाब। 9 मार्च 1946 को यूनियन पार्टी लीडर खिजर हयात टिवाना साहब वाज इंडक्टेड एज द प्रीमियर इन पंजाब with the support of the Congress and the Sikh legislators. 2 March 1947 को his government resigned on the following year long agitation by All India Muslim League. इससे मुसलमानों और नॉन मुसलमानों में एक बहुत बिटरनेस हुई। प्रोविंस में मुसलमान और सिख राइट्स हुए विच इरप्टेड ऑल ओवर पंजाब, और स्टेडली इंटेंसिफाई हुए, और उसकी डिस्पेंसेशन ये हुई कि 9 मिलियन पंजाबीज वर डिस्प्लेस्ड। 5.5 Muslims migrated to East Punjab and West Punjab. 3.5 million Sikh और हिंदू जो हैं वो from West to East migrate हुए, और more than 1 lakh people were either killed and several thousand women were raped. March 1947 को Lord Mountbatten took over as the Viceroy of India. 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबैटन का पार्टीशन प्लान लेड टू द डिवीजन ऑफ पंजाब बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। फिर मार्च 1948 को कायद-ए-आज़म जो हैं हमारे लीडर, उन्होंने डिक्लेयर किया उर्दू वुड बी द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, विच some historians say that ultimately led to the Bengalis to demand a separate state. 12 मार्च 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास की डिक्लेयरिंग इस्लाम एज द गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, एंड दिस लेड टू एन अनएंडिंग आइडियोलॉजिकल वॉर बिटवीन द कंजर्वेटिव एंड द लिबरल एलिमेंट्स विद इन पाकिस्तान, जो कि आज भी जद्दोजहद जारी है, जिसे कि हम कुछ लेफ्ट की पॉलिटिक्स कहते हैं और राइट की पॉलिटिक्स कहते हैं। 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान की पहली फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अफेक्ट में आई। अनफॉर्चुनेटली लास्ट नहीं की, 2-2.5 साल के अरसे में इट फेल्ड, एंड द फेलियर लेड टू गिव पाकिस्तान पॉलिटिकल स्टेबिलिटी 2 सक्सेसिव मार्शल लॉज, अयूब खान, याहिया खान। मार्च 1971 को जनरल टिक्का खान, known by the Bangladeshis as the Butcher of Bengal, reached East Pakistan. He launched an operation called Searchlight against the Mukti Bani. 25 मार्च 1971 को Bengalis reacted by beginning the Bangladesh Liberation Movement. March 1977 को elections were held on the 7th and 10th March with PPP and Pakistan National Alliance competing with each other. Pakistan People's Party won, but PNA did not accept the result of these elections and leveled the charges of rigging. 5 जुलाई 1977 को resulting agitation led to a military coup by General Ziaul Haq. 23 मार्च 1985 को द फर्स्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट बिटवीन डेमोक्रेटिक फेज, जो कि 85 और 99 के दरमियान इंस्टॉल हुआ था, which brought certain, I would say, amount of political stability.
उसके बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इस 5 इलेक्टेड असेंबलीज डिसॉल्व हुई, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स डिसमिस हुई, विच एंडेड एंड देन केम अनदर कू ended with General Pervez Musharraf's military coup in 1999. और उसके अलावा 93 में most serious crisis of this period occurred when Mia Mohammad Nawaz Sharif, the then Prime Minister, and President Ghulam Ishaq Khan were confronted with each other and were packed by the then Chief of the Army Staff. 16 मार्च 93 को डेथ हुई पाकिस्तान मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट मोहम्मद खान जुनेजो के, विच ट्रिगर्ड अ क्राइसिस, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गई, नवाज एंड चट्टा ग्रुप्स. अप्रैल 1893 को इसाक खान dismissed the Nawaz government and the Supreme Court reinstated him. But eventually, Chief of the Army Staff Abdul Wahid Kakar sent both Nawaz Sharif and Ishaq Khan home. A caretaker government was then inducted, followed by elections. मार्च 2007 को आप जानते हैं कि एक ऐसी लॉयर्स मूवमेंट शुरू हुई जो 2009 मार्च को इख्तिताम हुई, लेकिन अभी मसले हल नहीं हुए. हम नेशनल रिकंसिलिएशन की बात करते हैं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन क्या हमने इन तमाम जो मैंने आपको हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स बताए हैं, आई ओपनिंग इंसिडेंट्स, जिससे हमने बहुत कुछ खोया, उससे क्या हमने कुछ सीखा भी? हमारे साथ 3 बहुत ही डिस्टिंग्विश गेस्ट तशरीफ रखते हैं. आइए आपसे तारुफ कराती हूं. शरीफुल मुजाहिद साहब, आप फाउंडर डायरेक्टर कायद-ए-आज़म एकेडमी के हैं, फॉर हायर एजुकेशन के डिस्टिंग्विश्ड नेशनल प्रोफेसर भी रह चुके हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी. जी, आजाद बिन हैदर साहब, आपने तहरीक पाकिस्तान में भी हिस्सा लिया, लेडीज ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट में एक किताब लिखी, प्रेसिडेंट हैं ऑफ अल्लामा इकबाल फोरम, और उसके साथ साथ लाइफ मेंबर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के. बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच. तारिक खान जावेद साहब, आप प्रेसिडेंट हैं ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट फोरम के. एज एन इकोनॉमिस्ट अपने करियर का आगाज किया, 25 साल बैंकिंग के शोबे से ताल्लुक रखा, और अब आप इस फोरम को देख रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू फॉर कमिंग. आपसे सर गुफ्तगू का आगाज करूंगी. अभी जो इतने इंसिडेंट्स मैंने कोट किए मार्च के महीने में, जैसे कहते भी हैं वी बीवेयर ऑफ द आईडीज ऑफ मार्च, लेकिन आप समझते हैं कि हमने इतना कुछ खोने के बावजूद कुछ सीखा? लगता तो नहीं कि हमने सीखा. ये ठीक है कि रेस्टोर हो गए जजेस, 16 मार्च की सुबह को उन्होंने फैसला किया, लेकिन वहां तक पहुंचने के बाद फैसला क्यों हो? देखिए ना, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स में रहते और इतना खून खराबे की जरूरत ही नहीं थी. लोग कहते हैं कि लॉन्ग मार्च इज नॉट ए सोल्यूशन. हर वक्त आप लॉन्ग मार्च करके रिजल्ट्स हासिल करेंगे. देयर मस्ट बी ए मैकेनिज्म, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म विच मस्ट बी रूटीनली फॉलोड. अगर ये करते, आप ये अंदाजा ही नहीं कर सकते इस लॉन्ग मार्च की वजह से पाकिस्तान को कितने बिलियंस का नुकसान पहुंचा. बेशक जी, बिल्कुल. और वो चाइनीज कह रहे हैं कि उनके कंटेनर्स पर डे $40,000 का नुकसान पहुंच रहा था. और मैं इस्लामाबाद था 2 हफ्ते पहले, तभी से कंटेनर्स आने लगे थे ऐसी. एंड हाउ मच ऑफ नेशंस एफर्ट इज had gone into this long march. It's all a wastage. देखिए, इतने मैन आवर्स हमारे बर्बाद हुए. कोई इस पर नजर करते हैं? लॉन्ग मार्च इज ठीक है, इट्स ए वेरी डेस्परेट अटेम्प्ट, इट्स ए लास्ट डिच अटेम्प्ट, और हमने इसी वो हासिल कर लिया. लेकिन उसके बाद भी देखिए वही जैसे नाइव्स ड्रॉन है बिटवीन द गवर्नर पंजाब एंड द शरीफ ब्रदर्स. इन्हें पंजाब का मसला तो हल नहीं हुआ, अब फिर दूसरा मार्च तो नहीं कर सकते. और अब लोग कहते हैं कि हम गवर्नर के घर पर धरना दें. दैट्स नो सोल्यूशन एट ऑल. यू सी, दैट इज ऑल राइट. यू सी, आफ्टर द बॉल इज ओवर, जैसा कहते हैं, जश्न मनाने के बाद पार्टी इज ओवर. आप जरा सोचें, ये लम्हा फिक्र है. दिस इज ए मोमेंट ऑफ ट्रुथ फॉर द होल नेशन कि हमने खोया क्या, पाया क्या. अगर हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म फॉलो करते तो हम इस मुसीबत से बच जाते, और वी वुडंट हैव कम टू द ब्रिंक ऑफ द प्रेसिपिस, which we almost did. It was a cliffhanger. देखिए ना, अब पूरी कौम 2 दिन they were glued to the TV set. I was glued. I don't see TV that much, but everyone was glued. And the nerves, देखे साइकोलॉजिकल असर क्या पड़ा नर्स पर, कितना ये किसी ने इसका यानी असेसमेंट किया, ये किया, इस पर भी नज़र दौड़ाने की ज़रूरत है. ठीक है, हमने
मिठाई बांट ली, खुशियां मना लिए. इट्स ए वेरी गुड थिंग दैट हैड हैपेंड, दैट पाकिस्तान हैज कम फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ द प्रेसिपिस बैक टू नॉर्मल. लेकिन आप ये सवालिया निशान है कि हमने उसके बाद भी कुछ सीखा है या नहीं सीखा. देखिए आजाद साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान की जब फाउंडेशन रखी गई और पाकिस्तान जो बनाया गया था, जो नजरिया था पाकिस्तान को बनाने के लिए, वो नजरिया कहीं डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी और कहीं नजरिया जरूरियात के तहत हमेशा जो है उसको साइड कर दिया जाता है. और एज ए प्रिंसिपल, जैसे इन्होंने भी जिक्र किया, अगर एक बेसिक डॉक्यूमेंट जो एक कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बरतानिया में नहीं है, लेकिन फिर भी उसको फॉलो किया जाता है. कुछ लॉज होते हैं किसी भी एक मुल्क के जिनको बाकायदा से फॉलो करके इंस्टीट्यूशंस को मजबूत बनाकर मुल्क जो है वो तरक्की की राह पर गामजन होते हैं. हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता? हमने डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को कब और क्यों अपनाना शुरू किया? Madam, there is a long history. When we speak about democracy, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता. डेमोक्रेसी इफ वी फॉलो, आपने अभी देखा ओबामा के इलेक्शन में, ओबामा, मैकेन किस तरह एक एक स्टेट में जाते रहे, कितना अरसा जाते रहे. हर डिस्ट्रिक्ट, हमारे यहाँ तो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसमें, जब तक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी, एवरी ईयर वहां इलेक्शन होते थे फ्रॉम प्राइमरी टू सेंटर. प्राइमरी टू सेंटर इलेक्शन होते थे. अब उसके बाद पार्टियों के अंदर खुद डेमोक्रेसी नहीं है. वी आर आइदर फॉलोइंग वेस्टमिनिस्टर डेमोक्रेसी और वी आर फाइलिंग अमेरिकन डेमोक्रेसी. दो सूरतें हैं इस वक्त, प्रेसिडेंशियल फॉर्म एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म. इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फर्स्ट वी हैव टू सी दैट व्हाट इज द रेशियो ऑफ एजुकेशन इन गर्ल्स एंड बॉयज इन ब्रिटेन एंड व्हाट इज द रेशियो हियर, व्हाट बजट इज देयर एंड व्हाई अभी तक भी थाउजेंड्स स्कूल्स ऐसे हैं जिनको घोस्ट स्कूल कहा जाता है. और यहां पर जितने भी इलाके हैं, हर जगह पर एक छोटा छोटा मिनी किंग बैठा हुआ है. डेमोक्रेसी तब तस्लीम होती है व्हेन विद इन द पार्टी आप डेमोक्रेसी लाएं ग्रास रूट पर. यहां पर मोस्टली पार्टियां नॉमिनेट करती हैं. देयर इज नो डेमोक्रेसी विद इन द पार्टी. What to talk of the party? Number two, if you see the history of Pakistan, it may be West Pakistan, East Pakistan कुछ डेमोक्रेसी में हमसे बेहतर रहा है. उसकी वजह यह है कि उन्होंने बहुत अर्ली स्टेज पर लैंड रिफॉर्म्स कर दी थी. इंडिया हमसे डेमोक्रेसी में बेहतर रहा है इसलिए कि उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स कर दी थी. तो लैंड रिफॉर्म्स में वो जो छोटी छोटी किंगडम बनी हुई थी वो सब टूटती गई और मिडिल क्लास आगे आने लगी. हम क्यों नहीं कर सके लैंड रिफॉर्म्स? लैंड रिफॉर्म्स इसलिए नहीं हम कर सकते कि मोस्ट ऑफ 75% पीपल सिटिंग इन सेनेट, सिटिंग इन नेशनल असेंबली, सिटिंग इन प्रोविंशियल असेंबलीज, दे आर अगेंस्ट लैंड रिफॉर्म्स. हम तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है, फाइनेंस एक्ट में मौजूद है कि हम एग्रीकल्चर टैक्स दें. वो एग्रीकल्चर टैक्स भी नहीं देते. तो दे आर डोमिनेटिंग दिस कंट्री. और हमने कभी तो, अब मैं ज्यादा 47 की हिस्ट्री नहीं, मैं अभी 71 की हिस्ट्री बताता हूं. आई वॉज अ मैन हु वेंट विद शेख मुजीबुर रहमान टू फाइल द नॉमिनेशन प्रेसिडेंशियल पेपर ऑफ फातिमा जिन्ना. आई वॉज द मैन विद शेख मुजीबुर रहमान वॉज इलेक्टेड देयर. ही वॉज इन मेजॉरिटी. हमने उसको तस्लीम किया. ओके, चैप्टर क्लोज्ड. यहां वेस्ट पाकिस्तान में, बकिया पाकिस्तान में मेजॉरिटी पार्टी बलोचिस्तान में हुकूमत कर रही थी 72 में. हमने उसको डिसमिस कर दिया. यहां पर 72 में मेजॉरिटी पार्टी रूल कर रही थी NWFP में, सरहद में. हमने उसको डिसमिस कर दिया. मुफ्ती महमूद शरीफ आदमी थे, खुद ही चले गए. तो जो आदमी आता है वो चाहता है कि नाउ आई एम द ओनली मैन, मेरे सामने कोई आदमी ना. दे आर नॉट डेमोक्रेटिक पीपल.
until and unless the democratic people does not lead this country, we cannot flourish. We cannot flourish. And the political parties starts groom from their grassroots. There are no elections. They called one a big congregation. Yes, he is the. I am a person. I am the person in the council on 27th August 1986 in the council. I was the only person who addressed the council, and I asked the council, okay, you believe that Mian Nawaz Sharif is the general secretary and this Fida Muhammad Khan is the president? Sir, yes. Okay, now Awari Tower. Now we are holiday and we are going to lunch. That's all right. I am also the part of this game. मतलब है कि आजादी से कोई यहाँ पे वोट नहीं कर सकता, कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे कायद तब्दील होंगे। चंद एक लोग हैं जिन्होंने ना सिर्फ डेमोक्रेसी को बल्कि पाकिस्तान को होस्टेज लिया हुआ है। यू कैन इजीली से मैडम 16 करोड़ आदमियों को 16 लीडरों ने यरगमाल बनाया हुआ है। एंड देयर इज नो नेशनल लीडर, देयर इज नो नेशनल लीडर कि जिसको 51% बलोचिस्तान के लोग वोट करते हों, 51% सिंध के करते हों, 51% सरहद के करते हों, 51%। देयर इज नो नेशनल, प्रोविंशियल लेवल के लोग हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल के लोग हैं, इससे आगे ये देख नहीं सकते। फिर दूसरी बात यह है कि इफ यू विल गो टू इंग्लैंड एंड यू हैव ए डायलॉग विद एन काउंटी मेंबर, काउंटी काउंसलर, उसकी आप वर्सटाइल, आप लाइब्रेरी देखें, ही नोज। यहां तो किसी लीडर को अपने मुल्क का रकबा नहीं पता, यूनिवर्सिटियां कितनी हैं, पर कैपिटा इनकम क्या है, आज की तारीख में हमारे ऊपर पर कैपिटल लोन कितना है, और ये बच्चे हमारे किस तरह ये लोन उतारेंगे। और ये IMF आ रही है, वर्ल्ड बैंक आ रहा है, एशियन बैंक, दे डोंट हैव लाइब्रेरीज, दे डोंट नो व्हाट इज पाकिस्तान एंड दे हैव नो फन। देखिए सारी मैडम, एक आखिरी जुमला जी, आपने बड़ी अच्छी बातें की, आई एम वेरी मच कन्विंस्ड। देखिए, इफ वी आर फॉलोइंग दैट वेस्टमिनिस्टर डेमोक्रेसी, एवरी अपोजिशन पार्टी हैज ए शैडो गवर्नमेंट। दे हैव लेबर पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, कॉमर्स पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, इंटरनल पॉलिसी। ट्रू। एंड द मोमेंट दिस पार्टी गोज, दे आर वेल इक्विप्ड विद देयर डाटा। उनको पता है मेरे मुल्क में नर्सें कितनी हैं। सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब फेडरल मिनिस्टर भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? सब खैरियत, ठीक ठाक। आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। खुर्शीद शाह साहब, कोई मैसेज देना आप चाहेंगे? इस वक्त मुल्क इतने बहरानों से गुजरकर इस नौबत तक पहुंचा है कि एक बार फिर एक बड़ा तूफान टल गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। जाहिर है हुकूमत वक्त पर तो हमेशा ही जिम्मेदारियां रहती हैं, लेकिन 23 मार्च के हवाले से क्या मैसेज होगा आपका तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, पाकिस्तान की अवाम को? कुछ कहना चाहेंगे? जैसे हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, हमने पॉलिटिक्स की है जी। मैं तो ये समझता हूँ कि 23 मार्च जो है वो हमारे सारे पाकिस्तान की कौम को एक बहुत बड़ा मैसेज है ये दिन, कि हमारे बुजुर्गों ने एक अहद किया था पाकिस्तान बनाने का कि हम एक ऐसा वतन बनाए जहां हम आजादी के साथ अपने वतन में अपने लोगों के लिए कुछ कर सके। और वो वतन हमारे बुजुर्गों ने अपने खून दे के वो वतन हासिल किया। बदकिस्मती इस वतन की ये रही कि यहाँ पे जमहूरियत कभी नहीं आ सकी, अगर आई भी तो वो कत्ल हो गई। आज भी ये हालात हैं कि कुछ ऐसे बादल मंडरा रहे थे कि जिससे जमहूरियत का कत्ल हो जाता। असल में लफ्ज जो जमहूरियत है आम अल्फाजों में समझ में कम आता है। आम आदमी ये समझता है कि ये सिर्फ एक अवामी हुकूमत का नाम है, मगर मैं ये समझता हूँ कि डेमोक्रेसी इस मुल्क के लिए, दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा फ्रीडम है, जहाँ पे अपनी राय से, अपने जहन से, अपनी सोच से एक ऐसी हुकूमत का क़याम होता है जो हुकूमत सिर्फ अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए बेहतर सोच सकती है। मैं तो ये कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह एक मरतबा फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2 कदम पीछे ही हटना पड़ा,
मगर हमने जमहूरियत को कायम रखा और पाकिस्तान के अवाम के दिए हुए मैंडेट का एहतराम किया। हम एक आगे मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि हम सारी पार्टीज को बैठ के आज 23 मार्च को एक अहद करना चाहिए कि हम सब पाकिस्तान की बालादस्ती, आइन की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती, अपने अदारों की बालादस्ती पे कायम रहते हुए इस मुल्क के अदारों को मजबूत करें। यही एक इस मुल्क की वतन की आने वाले वक्त के लिए एक हम महफूज हाथों में दे सकते हैं अपने आने वाले नस्लों को। ये हम पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो सब मिलके सारी पार्टियां, चाहे जो पार्टी पार्लियामेंट के अंदर है या जो पार्टी पार्लियामेंट से बाहर है, हम सबको ये एहसास होना चाहिए कि लड़ाई और झगड़ों से कोई मसले हल नहीं होते, मसले अफवाह तफहीम से हल होते हैं। शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया आज के दिन हमारे साथ बात करने का और वक्त निकालने का। नाज़रीन, फेडरल मिनिस्टर से बात कर रहे थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। आपकी तरफ आती हूँ। तारिक साहब, ये बताइएगा कि आप तो इकोनॉमिस्ट के तौर पर आपने अपने करियर का आगाज किया, बैंकर भी रहे, 25 साल आप माल्टा नेशनल्स के साथ मुंसलिक रहे, अब आप ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट फोरम के सदर भी हैं। सवाल ये पैदा होता है कि बहुत कुछ खोकर इस आज़ादी को हमने पाया, लेकिन अफसोस कि आज अपने ही मुल्क में कैदोबंद और आज़ाद नहीं हैं हम। अगर मैं ये कहूं कि हमें पूरी तरह आज़ादी मिल गई है तो ये अपनी बात से बिल्कुल नाइंसाफ़ी करने वाली बात होगी। बेशक आज़ादी बहुत हद तक बात करने की भी मिली है, सहाफ़त को बड़ी आज़ादी मिली है, लेकिन बहुत कुर्बानियों के बाद। बाहर रहने वाली जो ताकतें हैं या पाकिस्तानी हैं, वो किस तरह देख रहे हैं आज अपने मुल्क को? मैडम, आपने जितनी अच्छी एनालिसिस इस वक्त करके सुनाई है, मैंने बहुत कम सुनी है। आई मस्ट, दैट्स द रीज़न प्रोबब्ली यू आर द बेस्ट होस्ट। बाहर देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जो कुछ हुआ उसकी वजह से हम 8 मिलियन लोग बाहर बैठे हुए इस वक्त। मैं खुशी से नहीं गया था यहाँ से। यहाँ हालात ऐसे हो गए थे 78 में जब मैंने ग्रेजुएशन की है। मेरे घर के हालात इतने ख़राब थे। मेरे अब्बा सेंट्रल बैंक छोड़ने के बाद कॉलेजेस में पढ़ाते थे, कॉलेजेस नेशनलाइज हो गए, उनको जॉब ना मिले, घर में हमारी बड़ी तकलीफ़ थी। इस वजह से मुझे जाना पड़ा बाहर। मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहता था यहाँ से। इसी तरह फिर जो कुछ होता रहा, जिस वजह से 8 मिलियन लोग चले गए। लेकिन यकीन मानिए, हम लोग कोई भी वहाँ खुश नहीं है। वी ऑल वांट टू कम बैक टू पाकिस्तान। हमारे बहुत सारे दोस्त, ये अहबाब चले गए कनाडा वगैरह, वहाँ बड़े तकलीफ में हैं वो लोग। मैनुअल जॉब्स कर रहे हैं, 12 के 12 महीने सर्दी होती है। कौन अपने मुझ से बाहर रह के, अपने माँ बाप से बाहर रह के, रिश्तेदारों से बाहर छोड़ के खुश रह सकता है? कोई नहीं रहता। सब आना चाहते हैं। जहाँ तक मेरा और मेरे जो हमारे एक ग्रुप है, probably that is a very small group of say 10% of the total जो पॉपुलेशन बाहर है। मैं क्योंकि एक बैंक में जब था, जब मैं पाकिस्तान को भी देख रहा था, तो उस वक्त मुझे एक स्ट्रगल मेरे ज़िंदगी में आई कि आई वॉज इन चार्ज ऑफ पाकिस्तान, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट डू एनीथिंग टू एक्सपैंड माई बिजनेस इन पाकिस्तान बिकॉज माई ओन बॉस and the rest of the bank was very much of the view that Pakistan is a gone case. सोमालिया में जो कुछ हुआ ना, वो सिनेरियो वो पेश करते थे। मगर एज ए पाकिस्तानी आई थॉट कि इस पोजीशन में बैठ के अगर मैं अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सका तो व्हाट इज द पॉइंट। तो मैंने वहाँ जो उस बैंक के हेड ऑफिस में जाके जो फाइट की है पाकिस्तान के केस को, उसके लिए जो मुझे मवाद जमा करना पड़ा, वो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग थी। क्योंकि अगर हम IMF वर्ल्ड बैंक के डाटा के बेसिस पे जो भी कैलकुलेशन करते थे, तो उसकी $2 मिलियन की लिमिट निकलती थी पाकिस्तान की। आई मेड ए केस कि नो, पाकिस्तान इज नॉट व्हाट इज द वर्ल्ड बैंक डाटा सेइंग टू यू। मैंने उनसे कहा आप आइए तिब्बत सेंटर और वहाँ पे आप देखें कि कितने ट्रांजैक्शंस होते हैं और कितने रिकॉर्ड होते हैं। रियल इकोनॉमी इज मच मच बिगर देन डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी से। On that basis, I was able to increase my limit from 2 million to 35 million. अच्छा, हर साल मुझे कंट्री रिपोर्ट बनानी पड़ती थी अपने तमाम कंट्रीज को डिसाइड कि कहाँ एक्सपैंड करना है। तो इन द प्रोसेस आई स्टार्टेड टू गैदर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फेवरेबल इंफॉर्मेशन ऑन पाकिस्तान, एंड दैट आई स्टार्टेड टू यूज on every occasion I found where there was a debate going on within Pakistanis whether we should go and settle down in Pakistan or go somewhere else. I used to beat everybody else. I have the distinction of beating every opposition which came in front of me, because as an economist I had already a lot of data. As a banker I got much more data, and then I was able to win my case everywhere. That's the reason why I was made president by the then very good ambassador of Pakistan, Khalid Mahmood साहब। तो हमने ये किया है कि जितने भी पाकिस्तान के खिलाफ काउंटर एलिगेशंस आते हैं, हर हाल में हम जब
हम पाकिस्तान को हमने आप समझते सपोर्ट हैं कि किया। हमारी लॉबिंग इतनी स्ट्रांग है, बाहर के ममालिक में हमारी बात मानी जाती है, कोई अहमियत दी जाती है? बिकॉज हमेशा आप अपने आप का जो मुआजना है या आप अपने आप को एग्जाम्पल जब देते हैं तो आप यूजली भारत से देते हैं या दीगर ममालिक से देते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने ये देखा है कि पूरी दुनिया में जितनी इंडियन लॉबी स्ट्रांग है और जितनी ज्यादा वो लॉबिंग करते हैं, देखें आपको ये बात माननी पड़ेगी, अब दुनिया जो है वो पीआर पे चलती है, ठीक है ना? आपकी जो परसेप्शंस और रियलिटीज हैं उनमें बड़ा फर्क होता है, लेकिन जो आप इमेज बाहर के ममालिक को देते हैं वो बेस्ड होता है ऑन व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू प्रमोट। अगर आप गंद ही दिखाएंगे तो ऑब्वियसली दुनिया आपको बुरा ही कहेगी, और अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा परसेप्शन पाकिस्तान का डेवलप हो गया है आफ्टर दिस वॉर ऑन टेरर कि अच्छे अच्छे लोग जो है ना सिर्फ यहां से जा रहे हैं बल्कि बहुत सारी हमारी यूथ जो है उसका ब्रेन ड्रेन हो रहा है। तो इसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए, ये जो हम लोग क्योंकि एज ए बैंकर और क्योंकि हमारी जो पूरी टीम है, हम लोग पूरी दुनिया को देखते रहते हैं कंपैरेटिवली, बहुत ही ये कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव जो हमारी जो व्यू है वो हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान, एक चीज़ जो हम लोग एम्फेसाइज करते रहे हैं दुनिया भर में वो ये है कि हमने स्टडी की है इकोनॉमिक हिस्ट्री बहुत डेप्थ में जाके। हमने ये पता किया और हमने ये बात को बार बार एम्फेसाइज किया है कि चाइना यूज्ड टू बी द नंबर 1 इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड इन 1750 बिफोर दिस कॉलोनाइजेशन प्रोसेस स्टार्टेड। इंडिया यूज्ड टू बी द सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड विद 30% शेयर इन जीएनपी, जिसका हम एक हिस्सा है। इंडोनेशिया यूज्ड टू बी द थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड विद 14% शेयर इन द इकोनॉमी। उस बेसिस पे हम ये कहते हैं कि गिवन डिफॉल्ट सिचुएशन, नेचुरल सिचुएशन, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, जो हिमालय के इर्द गिर्द के जो इलाके हैं, हमेशा से 50% पॉपुलेशन, 80% इकोनॉमिक एक्टिविटी इस इलाके में रही है। देयर इज ए नेचुरल रीजन फॉर दैट विच नोबडी कैन टेक व्हाटएवर हैपेंस। वेस्टर्न फोर्सेस आए, कॉलोनाइजेशन की उन्होंने, जैसे मैंने जो स्टडी की उसके मुताबिक 8,000 बिलियन ब्रिटेन यहाँ से कमा के गया है। आज हम लोग टैक्स इतना नहीं जमा कर पाते कि जिससे हमारा खर्च चल सके। अंग्रेज तो बेवकूफ़ नहीं था, 250 साल इसने यहाँ कमाने के लिए आया था। 8,000 बिलियन उस जमाने में वो लेके गया है, बिकॉज एवरी ईयर दे यूज्ड टू हैव ए सरप्लस बजट ऑफ 50% विच यूज्ड टू गो टू यूके इन द फॉर्म ऑफ सो कॉल्ड होम क्या इंडिया सेक्रेटरी एक्सपेंसेस। 10 मिलियन पाउंड उस जमाने में जो उनके जो एक्सपैट्रिएट्स आते थे यहाँ काम करने के लिए, वो रिमिट करते थे। तो इट इज़ अ वेरी वेरी रिच प्लेस बाय नेचर। नेचर हैज़ मेड इट रिच, नोबडी हैज़ मेड इट रिच। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, ओनली जो फैक्टर्स जो हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं उनको आप जैसे ही आप दूर करेंगी, दिस नेशन विल ब्लूम। चाइना हैज ऑलरेडी स्टार्टेड टू डू। क्या फैक्टर्स हमें आप समझते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं शरीफुल मुजाहिद साहब जो आप समझते हैं कि आप उनको इरिटेंट्स को हटा देंगे तो पाकिस्तान विल ब्लूम, और पाकिस्तान में ना सिर्फ ब्रेन ड्रेन खत्म हो जाएगा बल्कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगी? बिकॉज पिछले 2 साल से तो इन्वेस्टमेंट का पहिया बिल्कुल रुका हुआ है और आज आप IMF के आगे कशकोल लेके खड़े हुए। हाँ जी, आई थिंक द बेसिक प्रिंसिपल इज if everyone has equal opportunities and equal hazards. देखिए ना, if you do it that way, if all of them there is a level playing ground and each one could aspire for anything and will also pay the cost for that. This is not happening here. जो हमारे आज़ाद बिन हैदर साहब ने जो बात कही थी, देयर इज़ ए प्रिविलेज्ड क्लास एंड देयर इज़ द लार्ज अंडरडॉग। जब तक ये इनइक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटी ना हो, ख़त्म नहीं होगी और ये मुल्क सोशल मोबिलिटी की तरफ, अपवर्ड मोबिलिटी की तरफ नहीं बढ़ सकता। जब तक हो नहीं सकता, लोगों के एस्पिरेशंस पाए तकमील को नहीं पहुंच सकते और लोग अपना यानी वो जो कहते हैं इसी यानी भरपूर उस तरफ पेशकदमी नहीं कर सकते। तो असल बात वही है कि ये आप जो ब्रेन ड्रेन वगैरह की बात, अगर ये हमारी यंग लोगों को, यंग जो इन्होंने कहा एंटरप्रेन्योर्स हो, दूसरे लोगों को ये यकीन हो कि हम खुद यहाँ अपनी किस्मत बना सकते हैं and I can aspire for something and reach the moon.
दे वुड नॉट गो अब्रॉड एट ऑल। इन्होंने ठीक कहा था, बाहर जो लोग हैं नफ्सियाती तौर पर वो बिल्कुल स्ट्रेंजर्स हैं एंड दे लिव ऑन द मार्जिन ऑफ द सोसाइटी, मार्जिनलाइज्ड, खुद को मार्जिनलाइज्ड जितना भी हो, शहरी हैं, वोट देते हैं, अमेरिका हो या कनाडा हो। मैंने भी यही देखा, कई विजिट्स हमने किए थे, यही देखा। लेकिन बात असल यही है कि जब तक पाकिस्तान उनको उनके सामने अपॉर्चुनिटीज पेश न करे वो नहीं आएंगे। अच्छा। और आजाद बिन हैदर साहब, वो क्या वजह है कि पाकिस्तान एक वेलफेयर स्टेट होनी चाहिए थी, बननी चाहिए थी, लेकिन एक वेलफेयर स्टेट बन नहीं पाई? यहाँ जैसे कि इन्होंने जिस बात का इशारा किया, जिस तरफ वो ये है कि यहाँ पे सोशली जो इनइक्वालिटी है एक दूसरे के लिए वो बड़े वाजे है। या तो इंसान अमीर से अमीर तर है और या फिर गरीब है तो गरीब से गरीब तर है, और मिडिल क्लास भी काफ़ी हद तक वाइप आउट होती जा रही है। इन्फ्लेशन आपने देखा है कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है, महंगाई आसमान को छू रही है। मतलब है आजकल के ज़माने में एक आम इंसान के लिए जो आपने फिगर रखा है 6,000-6,500 रुपए, उसमें गुजारा करना, उस 7-8 घर के फर्द होते हैं, उसके तकरीबन नामुमकिन है। क्योंकि वेलफेयर स्टेट में आपकी हेल्थ आ जाती है, एजुकेशन आ जाती है, तीगर चीजें आ जाती हैं जो आपको प्रोवाइड नहीं की जा रही, जो कि बेसिकली इंसान के हकूक हैं। ये पैदाइशी हकूक हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में इंसान के ये हकूक हैं। क्या वजह है कि हम वेलफेयर स्टेट नहीं बन पाए? वेलफेयर स्टेट, देखिए मैं एक एजुकेशनिस्ट भी हूँ। मैंने कराची में 13 बॉयज गर्ल्स हाई स्कूल आई एम द फाउंडर जो नेशनलाइज हुए। एजुकेशन नंबर 1। पहले हम ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम थे। पाकिस्तान बनने के 1-2 साल के बाद कायद आज़म का एक विजन था, उन्होंने मुस्लिम कमर्शियल बैंक 46 में बना दिया था, मुस्लिम इंश्योरेंस कंपनी बना दी थी, ओरिएंट एयरवेज बना दी थी, मुस्लिम चैम्बर ऑफ कॉमर्स बना दिया था 46 पे, और उन्होंने एक यूनिट बना दिया था थिंक टैंक कि पाकिस्तान की इकानमी कैसे बूस्ट हो। बल्कि अल्ताफ हुसैन एडिटर थे डॉन के, तो उससे एक ग्रुप आया इंटरनेशनल स्कॉलर्स का, इकोनॉमिस्ट का, कि वो किस तरह की पाकिस्तान की इकानमी होगी, which Quaid-e-Azam unfolded when there was the inauguration of State Bank of Pakistan, that we are going this way and this is social justice economy. पहले हम ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम थे, अब हम एशियन बैंक, वर्ल्ड बैंक, और फिर ये होता है, आप डेमोक्रेसी की मैडम आपने बड़ी खूबसूरत, एक आदमी जहाज से उतरता है, उसको फॉरेन ऑफिस का सेक्रेटरी लेने चला जाता है कि साहब आप पहले उतरे हैं, आप तो अमेरिका से आए हैं जी, आपका नाम क्या है जी? मोइन कुरैशी। वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। व्हाट टॉकिंग, बात क्या है? व्हाई वी आर फेलियर। और जब वो जाते हैं तो आप किसी और को इंपोर्ट कर लेते हैं अमेरिका से, वो शौकत अजीज बन जाता है। यस। लेकिन वो सरताज अजीज, शौकत अजीज और मौजूदा शौकत तरीन, ये एक सिस्टम। मैं उस पर बात, व्हाई द गवर्नमेंट आर फेलियर। अमेरिका में 200 थिंक टैंक काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात की आपने। हमारे यहाँ कोई थिंक टैंक नहीं, नंबर 1। एंड ए मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। वाह, क्या बात की आपने। कायदे आज़म ने, वजह लक्ष्मी पंडित ने एक बड़ी बात कही, वजह नेहरू की बहन, उसने कहा कि अगर मुस्लिम लीग के, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पास 100 गांधी और 200 इनके पास अबुल कलाम आजाद होते तो पाकिस्तान नहीं बन सकता था। लेकिन अगर इंडिया के पास, ऑल इंडिया कांग्रेस के पास एक कायदे आज़म होता तो इंडिया डिवाइड नहीं हो सकता था। वेरी गुड। आई कोट वजह लक्ष्मी पंडित, ए मैन इज नोन बाय द कंपनी। अब उसके इर्द गिर्द कौन लोग थे? लियाकत अली शहीद हुए, 56 रुपए छोड़ करके, अपनी बेवा के लिए मकान नहीं था। सरदार अब्दुर्रा निश्तर गवर्नर बनते हैं, इसी गवर्नर हाउस पंजाब के, तो उनका बेटा जमील निश्तर जाने लगता है कार कर, तो कहते हैं बेटे तुम्हारी तो पेशावर से साइकिल आई हुई है, मैं 2 साल के लिए गवर्नर हूं, तुम साइकिल पे जाते रहोगे। वो साइकिल पे जाता रहा। ये कायदे आज़म के साथी थे। और फिर मैं लायर्स मूवमेंट की कोई बात नहीं करता, पंजाब से अल्लामा इकबाल बैरिस्टर, और फ्रंटियर से वहां पर सरदार निश्तर,
और काजी ईसा बैरिस्टर बलोचिस्तान, हुसैन शहीद सोहरवर्दी फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान, लियाकत अली खान बैरिस्टर फ्रॉम यूपी, ए मैन इज नोन। और ये सारे जब मरे हैं, इनके पास फंड नहीं थे। जब फातिमा जना का इलेक्शन हो रहा था तो मैं ख्वाजा नाज़मुद्दीन को बार बार कहता था कि फातिमा जना बुला रही है, दौरे पे जाना था। प्राइम मिनिस्टर के पास 5,000 रुपया नहीं था, हम लोगों ने लोन देकर दिया स्टैम्प पेपर पर। आई एम विटनेस टू इट। मैं अब लूटर्स है। अब IMF का लोन आएगा, पब्लिक को नहीं मिलेगा। वर्ल्ड बैंक का लोन आएगा, स्कूल नहीं खुलेंगे। आप पूरे पाकिस्तान का देखें कि एजुकेशन पे हम क्या दे रहे हैं, हेल्थ पे क्या दे रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर हाउस का कितना खर्चा है, प्रेसिडेंट हाउस का कितना खर्चा है। ऑल द लग्जरी आइटम्स वी आर इंपोर्टिंग। इस मुल्क में जो पोटेंशियल है, अगर हमारा थिंक एग्रीकल्चर, हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं। सोचे जरा, कभी सोचा भी नहीं था ये। हम वहां पर से चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं। ये जो बैठा हुआ एक माफिया सेंटर में, ये इस मुल्क को तबाह करने के लिए। हमारी कौम जब वोट देती है तो उनको क्या हो जाता है, क्या सुमन बुकमन पड़ देता है उनके ऊपर कोई कि मतलब है वोट डालते हुए उनके हाथ क्यों नहीं कपकपाते जब वो बार बार इन लोगों को वोट डालते हैं। हो गई है मैडम, बड़ी सीरियस हो गई हैं। आपने कैसे कैसे लोगों की याद दिला दी। आप बड़ी सीरियस हो गई हैं, जरा प्लीज। नहीं, ये अभी ईद पर हम 20,000 रुपए का बकरा कुर्बानी पर देते हैं। उसकी आंख देखते हैं, काना तो नहीं, कान देखते हैं, तन कटा तो नहीं, दांत देखते हैं कि दांत है, चला, हालांकि दूसरे दिन कुर्बान होता है। लेकिन मेरी कौम इतनी सादा है, बकरे के लिए सब कुछ देखती है। जब लीडर मुंतखब करती है तो कुछ भी नहीं देखती, बिकॉज वी हैवंट एजुकेटेड द मासेस। तो दैट इज। लेकिन ये होता रहेगा, क्यों कि इन्होंने एक माफिया है। ये हारी अगर उसको वोट नहीं देगा तो उसकी बीवी उठा ली जाएगी, उसकी बकरी उठा ली जाएगी, उसका पानी बंद कर देगा, पानी बंद कर दिया जाएगा। बात यह है कि जब तक वी आर फेसिंग ए पॉलिटिकल माफिया इन दिस कंट्री, और ब्यूरोक्रेसी में अच्छे आदमी हैं, उनको हम आगे नहीं आने देते। आते ही उनको रीशफल करके OSD बना देते हैं। देयर आर पीपल ब्यूरोक्रेसी में, CSP यंगस्टर्स लोग हैं जो इस पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, ऐसे लोग हैं। मैं आप तीनों से सवाल करना चाहूंगी। ये बताइएगा, आपने कहा कि पॉलिटिकल माफिया है और तमाम का तमाम मुल्क जो है चंद एक फैमिलीज ने, चंद एक पार्टीज ने होस्टेज किया हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा आज कोई ऐसा लीडर नहीं है। और मैं बिल्कुल इनसे एग्री करूंगी। अगर आप 18 फरवरी का मैंडेट उठा के देख लें तो किसी को क्लियर कट मेजोरिटी बनाने का हुकूमत का मैंडेट नहीं मिला। यानी कि एक पार्टी वफाक की मानी जाती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 2/3 अक्सरियत से प्राइम मिनिस्टर भी बन चुके हैं आप। लेकिन अब अगर आप देखें तो हर एक का स्प्लिट मैंडेट आया है, यानी कि अवाम ने किसी के ऊपर भरपूर ट्रस्ट या फेथ जो है वो दिखाया ही नहीं। जी, इसीलिए इश्तिराक की बहुत ज़रूरत है और मेजर पार्टीज़ में कोऑपरेशन की बहुत ज़रूरत है। और ये एक पार्टी हुकूमत कहीं ना बनाए। मैंडेट है, जहाँ जहाँ मैंडेट है और दूसरे का मैंडेट। देखिए पाकिस्तान में ये दो चीज़ें हैं, ये ट्रस्ट डेफिसिट है, एक एक्नॉलेजमेंट डेफिसिट है। आप दूसरे की कोई स्ट्रेंथ, कोई अच्छाई रिकॉग्नाइज करने से सरासर खासिर हैं। जब तक ये रहेगा, ये देखिए इवन ओपोनेंट दूसरे के पास भी आप यानी उससे इत्तेफाक नहीं करते, फिर भी उसके पास भी चंद सॉलिड आर्गूमेंट्स होते हैं, उसके पास भी पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं। ये कबूल करने के लिए जब तक आप तैयार ना हो, अगर ये लोग कौमी मुफाद में काम करें तो ये एक दूसरे के पॉजिटिव पॉइंट्स देखेंगे। और हमें अब ज़रूरत, जैसा कि आपने कहा, किसी को भी मैंडेट वैसे होलसेल मैंडेट मिला ही नहीं। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, वफाक में पीपल्स पार्टी है, पंजाब में PMLN है। देखिए वैसे देखे तो बलूचिस्तान में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी PMLQ थी, 17 मेंबर थे, किसी और की नहीं थी। अब ज़रा देख लीजिए ना, इन्होंने जो कहा था
बलूचिस्तान की असेंबली में 60 आदमी ही, 63 ही, उसमें 49 मिनिस्टर्स हैं। अब कौन सी काबीना आप क्या कह रही हैं? बाकी 11 को भी बना देना चाहिए जी, और उसमें एडवाइजर्स भी हैं। सबको अकोमोडेट करने की बात है जी। लास्ट हमारे पास कोई 2-3 मिनट है। नेशनल लीडर कैसे पैदा होगा? एक देखिए, फ्रांस में आप 2 चीजें अडॉप्ट करें, फ्रांस का इलेक्शन सिस्टम और जर्मनी का। जर्मनी में हेड ऑफ द पार्टी टिकट्स नहीं देता, डिस्ट्रिक्ट बॉडी जो है वो टिकट देती है, जर्मन। नंबर 2, फ्रांस में जब तक हल्के के लोग 51% वोट नहीं देते वो इलेक्शन होता ही रहता है। यहां पर 2 लाख वोटरों में से जो 33,000 वोट 30,000 ले देता है वो कामयाब होता है। इसका मतलब है पहले दिन से 1,70,000 आदमी उसके खिलाफ है। जो पार्टी 18% वोट ले आती है थ्रू आउट द कंट्री, वो हुकूमत बना लेती है। आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का डाटा मेरे पास है, 18 से 20-22% एवरेज है। वी शुड फॉलो फ्रांस, वी शुड फॉलो जर्मन, And we should also एजुकेशन, and we should follow मेरे पास Israel. हर चीज का इलाज एजुकेशन है। हाँ। विमेन एजुकेशन। और सर सैयद ने कहा था एक जुमला कि एक मर्द जो है वो अपनी फैमिली का टीचर बन सकता है, एक औरत जो है वो यूनिवर्सिटी होती है अपने खानदान। बेशक, ये बहुत बड़ी बात है। तारिक साहब, आप क्या कहेंगे कि ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं या यहाँ के जो पाकिस्तानीज हैं किस तरह कंट्रीब्यूट करें फॉर द बेटर इमेज ऑफ दिस कंट्री? मैडम, हम लोग तो जो कुछ हो सकता है हम कर रहे हैं वहाँ पे। इन स्पाइट ऑफ ऑल द नेगेटिव थिंग्स वी स्टिल कीप ऑन फाइंडिंग पॉजिटिव थिंग्स अबाउट पाकिस्तान। हुकूमत को क्या करना चाहिए? देखिए, हुकूमत जैसे ये वाली हुकूमत आई है, हमें बहुत अजीब सा लगता है ये सोच के कि ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत अभी लीड कर रही है। 1977 में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो खुद एक लैंड रिफॉर्म एक्ट अप्रूव करा के गए हुए। उसके बाद से उनको मार दिया गया और जो कुछ हुआ। Why this government cannot implement that law which will restrict the total ceiling to 100 acres? That will generate so much extra land which can be distributed to the poor people, which will reduce poverty in a big way. यहाँ पीपल्स पार्टी बात कर रही है शहरों में कि जो हम कच्ची आबादियों का बात करेंगे। जो मैंने डाटा आके जमा किया और मुझे खुद समझ में आता था कि कराची में लोग इतने नाराज़ क्यों हैं। नाराज़ होने की बहुत क्लियर कट वजह है जनाब। 80% लोगों को आपने 10% इलाके में कच्ची आबादियों में कन्फाइन किया हुआ है और बाकी जो 90% जगह में 20% लोग रहते हैं हमारा आप जैसे। जब भी वो 27 दिसंबर हो या जो भी उनको मौका मिलता है, दे टेक आउट द वेंजेंस। दिस गवर्नमेंट हैज बीन प्रॉमिसिंग टू रेगुलराइज दीज प्लेसेस for last 1 year. No, but that cannot, वो उससे परसेप्शन का तो कोई ताल्लुक नहीं है ना। परसेप्शन देखिए, हमें ओवरऑल पाकिस्तान के इमेज को भी तो बिल्ड करना है ना। इसको एक बहुत बड़ा धचका लग चुका है। आज लोग आपको एक फेल्ड स्टेट का नाम दे रहे हैं। टाइम्स मैगजीन आपको 5th मोस्ट डेंजरस मुल्क कह चुका है। उसकी वजह है मैडम 5 चीजें अगर आप इस मुल्क में कर दें, हमारी जो प्रिस्क्रिप्शन है, ये जो इतने शहरों में सबको आप लीज करवा दें। बैंकिंग सिस्टम का ऐसा कर दें कि अगर किसी गरीब के पास एक छोटा सा घर है कच्ची आबादी में, वो भी मॉर्गेजेबल हो जाए एंड ही कैन टेक ए बैंक फाइनेंस, ही कैन बिल्ड दैट द सेम स्मॉल हाउस इनटू 3-4 स्टोरीज हाउस और ही कैन टेक आउट ए लोन एंड मेक ए स्मॉल बिजनेस। गांव में अगर जमीनें बढ़ जाएं तो सारे मसले हल हो जाएंगे। गांव में अगर जमीनें बढ़ जाएं तो उनकी सियासत ही खत्म हो जाएगी। लेकिन देखिए ये होगा, अब ये होगा, जब अब तक नहीं हुआ था ना। लेकिन प्रॉब्लम इज कि चाइना में जमीनें बढ़ गई, इंडिया में जमीनें बढ़ गई, अफगानिस्तान में जमीनें बढ़ गई, जिसका कोई जिक्र नहीं करता। बांग्लादेश में बहुत पहले बढ़ गई, मगर आखिरी मुश्किल है। सुनिए बात सुनिए मैडम, थोड़ी सी होप यहाँ पे इसलिए मैं देना चाहता हूँ। इन ईरान दिस 1978 में जब खुमैनी सेंटर में आया, ही डिड नथिंग। Who started the revolution? The Turkmen people of the northmost part of Iran. वहाँ उन्होंने क्या किया, गन उठा लिया और जमींदारों को मारना शुरू किया। वो भाग के चले गए तेहरान। नहीं, लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं distributed the land and the same thing has happened. बजंगामत। सुनिए, वैसे ये बात भी सही है। 10 साल लगे उसमें। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिर्फ ये किया कि वो जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी, which was based on 5 acres per family, and the landlord of the area was given 20 acres. The same thing has actually already happened in स्वात। स्वात में क्या हुआ कि जितने MNA MPA जो इस तरह के MNA MPA थे जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, they are all hiding in hostels now in Islamabad,
and all the lands have been already taken away. ओके, थैंक यू वेरी मच जी। यहाँ हम इख्तिताम करना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया, आज आप लोगों ने वक्त निकाला, इतने इंपॉर्टेंट इशू पे डिस्कस किया। एक खाली मुझे बता दीजिए कि आप समझते हैं पाकिस्तान में इनकलाब आएगा? इनकलाब नहीं आएगा। इनकलाब हाउ कुड यू गेट? आजाद साहब, इनकलाब आने की कोई गुंजाइश? बिल्कुल है और ये इनकलाब आएगा और एक ऐसा लीडर पैदा होगा कि जो पूरी कौम को इकट्ठा करेगा। देखिए, ये तीतो मीर की आप अगर हिस्ट्री पढ़ें, कब आएगा आजाद साहब? दूदू की कब आएगा? हम तो 60 साल से ऊपर हो गए, आंखें लगाए बैठे हैं। ये गवर्नमेंट का यही एटीट्यूड अवाम के साथ रहा कि बच्चियों को माएं बेचते रही। ये लोग देख रहे हैं, मीडिया ला रहा है इनकलाब, मीडिया ला रहा है, मीडिया एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है और एक शख्स के पैदा होने की जरूरत है। इनकलाब थिंकिंग में आएगा, थिंकिंग में आएगा, थिंकिंग में आएगा। और आपने बड़ा सही फरमाया कि मीडिया इनकलाब ला रहा है और लेकर आएगा। अब कोई चीज मीडिया की आंख से छुप नहीं सकती। बहुत बहुत शुक्रिया, आज बहुत अच्छा लगा आप लोगों से गुफ्तगू करके। शरीफुल मुजाहिद साहब, बहुत शुक्रिया, बड़े एहतराम और अदब के साथ। और आज़ाद साहब, आपने बड़ा दिल खुश किया, आज बड़े ऐसी शख्सियात की याद दिलाई और आज ऐसी बातें बताई कि यकीनन लोग आपको सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुए होंगे और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलकर। बहुत शुक्रिया। तारिक खान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच एंड आई होप कि आप भी अपने मकसद में कामयाब रहें। एंड टू ऑल दी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, मैं भी यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर पाकिस्तान। और जहाँ भी आप जाएँ, अपनी थोड़ी सी कोशिश के जरिए, अपनी बातचीत से, अपने रवैये से कहीं ना कहीं आप बदलाव ला सकते हैं। और कोशिश ये करें कि पाकिस्तान की वो चीज दिखाएं, वो चीज बताएं जो कि नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव हो, जिससे कि दुनिया को भी ये पता चल सके कि इस मुल्क में एक पोटेंशियल है, इनकी आवाम में एक पोटेंशियल है, जज्बा है। और अगर ये आवाम चाहे तो आने वाले अक्टूबर के ज़िलज़िले के लिए जब ये उठ खड़ी हुई और मीलों चली, तो इसका मतलब ये है कि मुल्क पे कभी भी बुरा वक्त आएगा तो ये उठ खड़ी होगी। तो इसके अंदर हमें फेथ को रिवाइव करने की और होप को रिवाइव करने की जरूरत है। फॉर एनी फीडबैक एंड क्वेरीज यू कैन ऑलवेज राइट टू मी, jasmine@businessplus.tv। आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।